हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो स्कॉलर। हेलो स्कॉलर में आप सभी का स्वागत है। हेलो स्कॉलर आपको प्रोवाइड करता है डेली करंट अफेयर सेशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। आप हमारी वेबसाइट www.helloscholar.in पर जाकर टेस्ट सीरीज, बुक्स, पीडीएफ ये सब अवेल कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप इस पर जाकर हमें कॉन्टैक्ट करें। प्लस हमारी वेबसाइट पर आपको मिलेगा फ्री ऑनलाइन टेस्ट, जो कि आप हमारी वेबसाइट पर जाकर अवेल कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो भी आपका फीडबैक हो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के कोड के साथ स्टार्ट करते हैं। अपने लक्ष्य पर नज़र और अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। बच्चों, जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। इट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल, बट हमें उस टाइम पे ये याद रखना है कि हमारा गोल क्या है, और हम अगर मेहनत कर रहे हैं तो हम आज नहीं तो कल सफल ज़रूर होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बच्चों? हु हैज़ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एवर मेगा किसान मेला इन लद्दाख? कहाँ पे हुआ है ये बच्चों? लद्दाख में ऑर्गेनाइज कराया गया है। इसको किसने इनॉग्रेट किया है? फिरोज अहमद खान, सईद अब्बास रिजवी, मिस्टर मोहसिन अली, अमित शाह। किसने इनॉग्रेट किया है बच्चों? ये इनॉग्रेट किया है फिरोज अहमद खान ने। फिरोज अहमद खान क्या है? ये है CEC, चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर, LAHDC यानी लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर हैं। और फिरोज अहमद खान इनका नाम है। इन्होंने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट एवर किसान मेला। ठीक है, अब इसको ऑर्गेनाइज किसने किया बच्चों? इसको ऑर्गेनाइज किया है शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे वेरियस मतलब अलग अलग जगहों से, लद्दाख से, जम्मू कश्मीर से बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। अब आता है इसका एम। ठीक है बच्चों, मेन पर्पस क्या था इस मेले को ऑर्गेनाइज करने का? इस मेले को ऑर्गेनाइज करने का मेन पर्पस ये था ताकि आप जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स को आप एजुकेट कर सको, इन्फॉर्म कर सको लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, HYV सीड्स जिसे हम बोलते हैं उनके बारे में, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं उनके बारे में, प्लस आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को कैसे जुडिशली यूज कर सकते हैं। तो ये जो है ये पर्पस था इस मेले का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच बैंक हैज लॉन्च्ड एथिकल हैकिंग लैब? कौन से बैंक ने एथिकल हैकिंग लैब जो है वो लॉन्च करी है? PNB, ICICI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, SBI। किसने लॉन्च करी बताइए बच्चों? ये लॉन्च करी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। कहाँ पे? हैदराबाद में। हैदराबाद में ये लॉन्च हुआ है। अब ये क्या होता है, ये एक्चुअली में क्या एथिकल हैकिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? ये हैकिंग जो है वो कराई जाती है ताकि हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको हम स्ट्रॉन्ग कर सकें। साइबर डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि जो हमारी वेबसाइट है, क्योंकि बैंक के पास तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। हमारा आधार कार्ड होता है, हमारा पैन कार्ड होता है, लॉगिन ID, पासवर्ड्स होते हैं, उसमें हमारे बैंक अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट में हमारा मनी होता है जो कि वहाँ पे सेफ मानकर हम करते हैं। बट हैकिंग की वजह से क्या होता है कि हमारा जो पैसा है वो कभी कभी क्या होता है कि कहीं और ही चला जाता है। हम पेमेंट करते हैं तो हमारा जो पैसा होता है, पेमेंट जो होती है वो बैंक में नहीं होती, कहीं और हो जाती है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि जो सर्वर होता है वो हैक्ड हो चुका होता है, या फिर जो हमारा मोबाइल होता है वो किसी ने हैक कर रखा होता है, या फिर हमारे जो मोबाइल है उसमें कोई ना कोई वायरस होता है। तो ये सारा जो हमारा साइबर डिफेंस मैकेनिज्म है, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, साइबर थ्रेट के अगेंस्ट और भी ज़्यादा पोटेंशियल, मतलब अपनी जो पोटेंशियल है उसको और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए, उसलिए ये जो लैब है वो इस्टेब्लिश करी गई है। अब जानते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश हुआ था बच्चों? ये इस्टेब्लिश हुआ था 11 नवंबर 1919। कहाँ पे? बॉम्बे में। अब हम उसको बोलते हैं मुंबई, बाय सेठ सीताराम पोदार। ठीक है बच्चों, ये आप सब याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ट्यूटर स्कीम 2022? कौन से राज्य ने लॉन्च करी है? केरला, तमिलनाडु, राजस्थान या फिर हिमाचल प्रदेश? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए बच्चों। ये लॉन्च करी है हिमाचल प्रदेश ने। ये क्यों लॉन्च करी है? ताकि डेवलपमेंट हो सके। अर्ली चाइल्डहुड में एज ग्रुप क्या है बच्चों? 3 साल से लेकर 6 साल के बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो हो सके, इसलिए ये स्कीम जो है वो लॉन्च करी गई है अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें केयर दी जाएगी, अप्रोप्रिएट केयर दी जाएगी, ताकि जो ब्रेन है, बच्चों का जो ब्रेन है, दिमाग है, वो अच्छे से डेवलप कर सके और
स्पेशल अटेंशन दी जाएगी, मतलब जो सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज या बैकवर्ड एरियाज या डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर ज़्यादा मतलब वहाँ पे ज़्यादा काम किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, what is the time period for a term loan to be termed as NPA? NPA क्या होता है बच्चों? NPA होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट कब बनता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप मुझे बताइए आंसर। तो कितने टाइम पीरियड के बाद हम एक लोन को NPA टर्म देते हैं? 90 डेज, 120 डेज, 1 ईयर या फिर 150 डेज? तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन इज 90 डेज। 90 डेज कितना हो गया? 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद जो बैंक होता है वो उस लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट या फिर बैड लोन टर्म दे देता है। अब इसका मतलब क्या होता है कि जब 90 डेज तक आपने कोई इंटरेस्ट नहीं पे किया, आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो नहीं गया, तो फिर आप उसको बोलते हैं, फिर जो बैंक होता है वो टर्म करता है उसको बैड लोन कि अभी बैड लोन हो चुका है। अब हम इसको मतलब अब क्या होगा कि जो लोन है वो बेसिकली इट इज़ लाइक एन लाइबिलिटी ऑन दी बैंक। अब इसका जो रिटर्न है वो नहीं आएगा, तो उसको हम बैड लोन टर्म करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों, VSHORADS, इसको शूरदस के नाम से भी जाना जाता है। मिसाइल इज डेवलप्ड बाय, ये मिसाइल किसने डेवलप करी है? इसरो ने करी है, DRDO ने करी है, इंडियन आर्मी ने करी है, नन ऑफ द अबव। किसने ये मिसाइल जो है वो डेवलप करी है? यू कैन सी पिक्चर, आप देख सकते हो मिसाइल की, है ना, इसमें विजिबल है। अब आप बताइए कि ये किसने डेवलप करी है? तो बच्चों ये डेवलप करी है हमारे DRDO ने। अभी मिसाइल बेसिकली करती क्या है? ये मिसाइल जो है जो लो एल्टीट्यूड थ्रेट होते हैं ना, मतलब जो आसमान से जो भी हमारे थ्रेट्स होते हैं जो कि लो एल्टीट्यूड पे होते हैं, हम उसको अटैक कर सकते हैं इस मिसाइल के थ्रू। ठीक है, इसका जो टेस्ट हुआ है, हाल ही में टेस्ट हुआ है, कहाँ पे? चांदीपुर कोस्ट में, उड़ीसा में। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है ये है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ये बोलते हैं। चलिए कब इसका टेस्ट किया गया था? 27 सितंबर 2022 को इसको टेस्ट किया गया है और ये सक्सेसफुली इसका टेस्ट जो है वो हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडियन एम्बेसडर टू मदागास्कर? मदागास्कर के नए इंडियन एम्बेसडर कौन बने हैं? किशन दान देवाल, अनुमुला गितेश शर्मा, जयदीप मजुमदार, बंद्रू विल्सन बाबू। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। तो बच्चों बड़ा ही फनी सा नाम है, बंद्रू विल्सन बाबू जो हैं वो एम्बेसडर चूज करे गए हैं मदागास्कर के। मदागास्कर क्या है बच्चों? आपने देखा ही होगा फोटो में, मैप में तो देखा ही होगा मदागास्कर कहाँ पे है। मदागास्कर जो है वो ये देखो, ये जो है ये अफ्रीका है। ठीक है बच्चों, अफ्रीका से लगता हुआ छोटा सा आइलैंड है ये, इसे हम बोलते हैं मदागास्कर। ठीक है, मदागास्कर जो है वो सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है बच्चों। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट। फर्स्ट कौन सी है? फर्स्ट है इंडोनेशिया। ठीक है, यानी कि इससे बड़ा आइलैंड जो है वो वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, आइलैंड कंट्री जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। इंडोनेशिया जो है वो सबसे बड़ी आइलैंड कंट्री है, फिर उसके बाद नंबर आता है हमारे मदागास्कर का। ठीक है, चलिए मदागास्कर की जो पॉपुलेशन है वो 2.77 करोड़ है। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है मलागासी फ्रेंच। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉजिस्टिक्स पे। What is the percentage contribution of logistics in India's GDP? इंडिया की जो GDP है उसमें जो लॉजिस्टिक्स है उस लॉजिस्टिक सेक्टर का कितना, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री है उसका कितना कंट्रीब्यूशन रहता है? 14.4, 27, 9, कितना परसेंट होता है बच्चों? जल्दी जल्दी बताइए। उसका कंट्रीब्यूशन रहता है 14.4%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। 14.4% जो है वो कंट्रीब्यूशन रहता है लॉजिस्टिक सेक्टर का। अब लॉजिस्टिक एक्चुअली में होता क्या है आप फोटो में भी देख सकते हैं। तो अगर मैं लॉजिस्टिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँ तो उसका मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक कोई भी चीज़ अगर पहुँच रही है, ठीक है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से लेकर पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक, ठीक है, किसी कस्टमर की, कॉर्पोरेशन, कंपनी, किसी की भी रिक्वायरमेंट है, तो उस सब चीज़ को जो मैनेज है वो करती है लॉजिस्टिक इंडस्ट्री। ठीक है,
इसमें हर प्रकार के गुड्स इन्वॉल्व होते हैं, टैंजिबल, इनटैंजिबल, फूड आइटम, सप्लाईज, इक्विपमेंट, सारे तरीके के जो गुड्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कितना सुंदर सुंदर फोटो है, देखो फेस्टिवल की फोटो है। बाथुकम्मा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड मेनली इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में ये सेलिब्रेट किया जाता है बाथुकम्मा फेस्टिवल? जल्दी बताइए। मणिपुर, असम, तेलंगाना, नागालैंड, जल्दी जल्दी बताइए। तो बच्चों ये सेलिब्रेट किया जाता है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ऑप्शन जो तेलंगाना है वहाँ का ये फेस्टिवल है बच्चों। ठीक है, अब इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ना बाथुकम्मा फेस्टिवल जो है वो हम इंडिया गेट पे सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, इस वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं। चलिए अब इस फेस्टिवल में बेसिकली होता क्या, आप ये देख रहे हो, ये जो फोटो में अगर आपको दिख रहा हो तो ये बहुत सारे लेयर्स के फ्लावर्स हैं, है ना, लेयर्स में फ्लावर्स हैं, राइट। तो ऐसे ना 7 लेयर्स बनाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं गोपुरम, गोपुरम स्टाइल। ठीक है, तो ऐसे जो है वो बिल्कुल उसको स्टैक किया जाता है फ्लावर्स को 7 लेयर्स में। इसको इस तरीके से जो फ्लावर जो मटका है वैसे पूरा सजाया जाता है। ठीक है, इसको हम हर साल नवरात्रि का जो 9 दिन होते हैं ना, 9 डेज, इसको हम उस टाइम पे सेलिब्रेट करते हैं। अब इनमें कौन से फ्लावर्स हम ऐड करते हैं? हम सीजनल फ्लावर्स ऐड करते हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इनको हम गोपुरम टेम्पल का शेप देते हैं। अब इसका बेसिकली बाथुकम्मा का मतलब क्या होता है? बाथुकम्मा जो ये फेस्टिवल है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मदर गॉडेस कम अलाइव। ठीक है, और हम इसको सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल ऑफ लाइफ के नाम से, इसका मतलब। और जो भी क्रॉप होती है ना, जो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस यहाँ पे हम क्रॉप हार्वेस्ट भी सेलिब्रेट करते हैं। ये मेनली जो लेडीज़ होती है ना तेलंगाना की, और कुछ पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन मेनली जो है वो तेलंगाना में ही सेलिब्रेट किया जाता है। अगर जो लेडीज़ होती हैं और वो सेलिब्रेट करती हैं, जो सिस्टर्स होती हैं उनके लिए ब्रदर्स जो हैं वो फ्लावर लेकर आते हैं ताकि वो बाथुकम्मा बना सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अवार्ड के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड को सबसे पहले किसको दिया गया था? वो इज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड? देवकी रानी, देविका रानी, लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन जी, आशा पारेख। जल्दी जल्दी बताइए, गैस करने की कोशिश कीजिए। तो बच्चों ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, देविका रानी। देविका रानी को सबसे पहले अवार्ड दिया गया था। ठीक है, और आशा पारेख जी को 2022 में ये अवार्ड दिया जाएगा। लता मंगेशकर को भी अवार्ड मिल चुका है, अमिताभ बच्चन को भी अवार्ड मिल चुका है। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे फर्स्ट रेसिपिएंट कौन है? फर्स्ट रेसिपिएंट इज देविका रानी। सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 2022 में किसको दिया जाएगा? तो वो दिया जाएगा आशा पारेख जी को। अब ये किस फील्ड के लिए दिया जाता है? ये फील्ड के लिए ये दिया जाता है सिनेमा में। ये दिया जाता है ताकि आप जिस भी पर्टिकुलर एक्टर को या जिस भी पर्टिकुलर पर्सन को अवार्ड दिया जाता है तो हम उसका जो कंट्रीब्यूशन है सिनेमा के डेवलपमेंट में, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, ग्रोथ में क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हम ये अवार्ड जो है वो देते हैं। अच्छा, इस अवार्ड में दिया क्या जाता है? इस अवार्ड में दिया जाता है एक स्वर्ण कमल, गोल्डन लोटस। ठीक है, एक शॉल दी जाती है और दिया जाता है 1 लाख रुपए। ये जो फेस्टिवल है सबसे पहले ये अवार्ड जो है वो दिया गया था 1969 में। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ नील कुरिंजी प्लांट? नील कुरिंजी प्लांट कितना सुंदर लग रहा है, देखो फोटो में, देखो ऐसा ही लगता है जब ये फ्लावर जो है वो खिलता है। अच्छा, इसका IUCN स्टेटस क्या है? एक्सटेंट, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल या फिर लीस्ट कंसर्न? IUCN स्टेटस क्या होता है बच्चों? एक रेड लिस्ट होती है IUCN की जिसमें कि हर एक स्पीशी का एक स्टेटस होता है। जितने भी स्पीशीज हैं, एनिमल की, बर्ड्स की और फ्लावर्स की, प्लांट्स की, उन सब का एक स्टेटस होता है। तो उस लिस्ट में नील कुरिंजी फ्लावर का क्या स्टेटस है बच्चों? उसका स्टेटस है एंडेंजर्ड। ठीक है, ये एंडेंजर्ड है। अब हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों? क्योंकि ये जो फ्लावर है इसका यूनिकनेस क्या है कि ये 12 साल में एक बार खिलता है। और ये हाल ही में कहाँ पे खिला है? ये खिला है
चंद्रद्रोणा माउंटेन्स में, कहाँ पे, कर्नाटका में। तो 12 साल के बाद ये खिला है, तो सोचो कितना सुंदर लग रहा होगा। आप इंटरनेट पे जाकर पिक्चर देख सकते हैं, और जो भी बच्चे वहाँ पर हैं उसको विजिट करें, बहुत सुंदर है। 12 साल में आप ये मान लो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, कभी ये देखने का मौका मिले तो बेसिकली इसका जो साइंटिफिक नेम है बच्चों, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइंटिफिक नेम क्या है इसका? साइंटिफिक नेम है स्ट्रोबिलैंथिस कुंथियाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका साइंटिफिक नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका IUCN स्टेटस क्या है? इसका IUCN स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली वेस्टर्न घाट्स में, केरला में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, वहाँ तक फैला हुआ है। उस सारे जो हिल्स होती हैं वहाँ पर, सारे माउंटेन्स होते हैं, वहाँ पे ये ब्लूम करता है, वहाँ पे ये खिलता है 12 साल के बाद। लेकिन क्या होता है कि बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है कि जो इसका जो खिलने का जो टाइम है ना, वो आगे पीछे हो जा रहा है। कभी ये 12 साल के बाद ब्लूम कर रहा है, कभी ये 12 साल से पहले ही ब्लूम कर रहा है। तो क्लाइमेट की वजह से इसका ये जो स्पीशीज़ है इसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। इसका जो IUCN स्टेटस है वो भी एंडेंजर्ड हो गया है। तो हमें बहुत ज़्यादा क्लाइमेट पे वर्क करने की ज़रूरत है, अदरवाइज हम बहुत कुछ खो देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली AV गैस 100 वॉज इन न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड टू, क्या है ये? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, एविएशन फ्यूल है, इट इज़ अ रोवर लॉन्च्ड बाय रशिया, इट्स अ सैटेलाइट टू बी लॉन्च्ड बाय इंडिया। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जल्दी बताइए। तो बच्चों ये है एक एविएशन फ्यूल, ठीक है। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसको डेवलप किया है AV गैस 100 LL को डेवलप किया है हमारे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने, ठीक है। IOC ने डेवलप किया है। इसकी जो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल फ्यूल है, और प्लस इसकी जो एफिशिएंसी है वो भी कंपैरेटिवली सारे फ्यूल से बहुत ज़्यादा है। एविएशन फ्यूल्स वो होते हैं जो हमारे एयरक्राफ्ट्स, एयरप्लेन्स, इन सब में यूज़ होता है। So बच्चों that's all for today. I hope you liked the video. Thanks for watching. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel. Join our Telegram channel for the latest job vacancy updates and current affair PDFs.